यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। हिंदी यानी कि साहित्यिक हिंदी का मॉडल पेपर है जो कि आपके 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हूबहू आपका पूरा पेपर का पैटर्न ऐसे ही होने वाला है और इसमें दिए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि 2026 के एग्ज़ाम में फंसने की पूरे चांसेस हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित किया गया है और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सबसे पहले खंड का को देखेंगे। पूर्णांक आपका 100 नंबर का होने वाला है, ठीक है। खंड का में आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो इसमें नाटक आपको पता करना है जो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, करुणालय ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, कल्याणी परिणय भी है, भारत सौभाग्य भी है, लेकिन सज्जन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित है? प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का नाम बताना है। इरावती, ऋतुचक्र, सुनीता। तो प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है निर्मला। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो नहीं पे गौर करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी की वो रचना बतानी है जो उनकी नहीं है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है, लेकिन बिल्ले सुर बकरिहा ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? एकांतवासी योगी तथा उजड़ ग्राम किसकी रचना है? ऑप्शन है पहला मैथिली शरण गुप्त की, श्रीधर पाठक की, बाल मुकुंद गुप्त की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो ये किसकी है भाई? श्रीधर पाठक की। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। निम्न में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। तो मेरे विचार ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दूसरे का प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित रचना इसमें है वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। खा वाला प्रश्न है, वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवयित्री को कहा जाता है? तो बिल्कुल ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। तो ये है अंधेरे में, ठीक है। महावृक्ष के नीचे रचना है। महावृक्ष के नीचे रचना है। तो ये रचना किसकी है? सच्चिदानंद हीरानयन वात्स्यायन अज्ञे की है, ठीक है। फिर है कुकुरमुत्ता के रचयिता हैं। तो इसके हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 × 2 यानी यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 2 मार्क्स के हैं। तो 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपका यहाँ पे दे रखा है, गद्यांश की राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन के श्वास प्रश्वास और बिना संस्कृति जन की कल्पना का संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश पाठ के लेखक पाठ के नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। जो ऊपर गद्यांश दिया गया है उसके पाठ कौन सा पाठ है? तो राष्ट्र का स्वरूप का पाठ है। और इसके लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल है। यहाँ से आपको 2 नंबर मिलेगा। फिर बच्चे यहाँ पे पूछा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो को आपको हाईलाइटेड में दिखा हुआ है उसकी व्याख्या यहाँ पे की गई है। लेखक कहते हैं कि जन की संस्कृति राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संस्कृति मनुष्य के जीवन का मस्तिष्क है जो उसकी पहचान और विकास का आधार बनती है। संस्कृति के बिना जन की कोई वास्तविकता नहीं होती है। तीसरा, यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। फिर है चौथा प्रश्न, यहाँ 5वां प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास क्या है? तो मनुष्य के जीवन की श्वास प्रश्वास सभ्यता है जिसे उसने युगों युगों में निर्माण किया या उसकी पहचान और अस्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिर देखिए यहाँ पे अथवा में दूसरा गद्यांश दे रखा। अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए गद्यांश लिखा हुआ, आप पूरा पढ़ सकते हैं पॉज करके। और इसमें
पहला प्रश्न आपका जो हाईलाइटेड होगा इसकी आपकी व्याख्या भी करनी होगी। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मजा नहीं है जो मशीनरी भाव से निंदा करने में आता है। तो देखिए उपयुक्त गद्यांश जो है उसके पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो ऊपर जो गद्यांश दिया गया है बच्चों, तो उसके पाठ का नाम है निंदा रस और लेखक नाम है इसके हरिशंकर परिसाई। और ऊपर जो हाईलाइटेड वर्ड रेखांकित शब्द हैं उनकी व्याख्या यहाँ पे दूसरे प्रश्न में की गई। यहाँ से आपको भी 2 नंबर मिल जाएंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखा है कि लेखक ने कहा है कि निंदा ईर्ष्या भाव से प्रेरित होती है और मशीनरी भाव से भी। मशीनरी भाव से की गई निंदा बिना किसी द्वेष भाव के धर्म प्रचार जैसे पूर्ण कार्य की भावना से की जाती है। ईर्ष्या भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में वह आनंद नहीं आता जो मिशनरी भाव से प्रेरित होकर निंदा करने में आता है। मिशनरी निंदक शांति का अनुभव कब करता है? तो मिशनरी निंदक ईर्ष्या द्वेष से 2400 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। किस प्रकार के निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कारण से उत्तर दीजिए। तो मशीनरी निंदक को दंड देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कारण यह कि वह ऐसा निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। फिर 5वां प्रश्न है कि अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की क्षमता सक्षमता के चांद को देखकर कैसा व्यवहार करता है? तो अपनी अक्षमता से पीड़ित निंदक दूसरे की सक्षमता को चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। फिर देखिए 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5x2। अब यहाँ पे भी पद्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के, 10 नंबर का आता है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा शोभा वाली सुगत कितनी मंजू कंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। ठीक है, ये पद्यांश है। इस पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताना है। तो ये पवन दूतिका से लिया गया है और इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो फिर अगला प्रश्न है पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण को संदेश भिजवाती है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो यहाँ पे हाईलाइटेड है वही इसी की व्याख्या है। तो व्याख्या में क्या है कि राधा पवन रूपी दूती को कृष्ण के विरह में अपनी विरह व्यथा सुनाते हुए कहती है कि जब से मेरे प्राण प्रिय ने बादलों के समान श्याम मोड़ कमल से नेत्र वाले कृष्ण मथुरा गए हैं, तब से ना ही वे मधुबन लौट कर आए और ना ही कोई संदेशा भेजा है। प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले और मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा है। फिर अथवा में आप अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा आप इसको चूज कर सकते हैं। ये जो ऊपर दिया गया है पद्यांश, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि, एक कह रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा अभिषेक, धारा से अभिषेक। ये पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम बताना है। तो पद्यांश के शीर्षक का नाम है श्रद्धा मनु और पद्यांश के कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के समान तुम कौन हो जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो? अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र के तल से किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठकुराए हुए भव्य पुरुष तुम कौन हो? ये इसकी व्याख्या हो गई। फिर है उत्तर पंक्तियों में से उक्त पंक्तियों में से कौन किसका परिचय पूछ रहा है? तो श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है? तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। प्रभा के धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्द हैं। तो यहाँ पे दो भाई वासुदेव शरण अग्रवाल है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है। इसमें से किसी एक को चुनना है और उनका जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। यहाँ से 5 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने चूज किया है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का लिया है। जीवन परिचय देखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गाँव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे अतः उनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन या महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया।
साहित्यिक परिचय क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। रचनाएं क्या हैं? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में है कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। शोध ग्रंथ है इनकी पाणिनि, कालीन भारत, पद्मावत और हर्षरित इनके संपादन हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दो, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का दिया हुआ है, आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं पॉज करके, और उनके साहित्यिक परिचय भी दिया गया और उनकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, अधिखिला फूल, ठेठ, हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय, ये सब इनकी क्या हो गई? रचनाएं हो गई। फिर यहाँ पे पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है, या फिर ध्रुव यात्रा के प्रमुख यात्रा का चरित्रण कीजिए। ठीक है, तो पंचलाइट कहानी यहाँ पे दी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान आंचलिक कहानी है। ये उसकी सारांश है, जो आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा आप पढ़ लीजिए, ये पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य का एक प्रश्न का उत्तर भी लिखना है। ठीक है, तो आपने जो खंडकाव्य पढ़ रखा है उसका आप उत्तर दे देना। जैसे यहाँ रश्मि रथी का पूछा गया है, सबके में 2 ऑप्शन दिए हैं। तो चरित्र चित्रण पूछा गया और प्रमुख घटनाएं से रिलेटेड यहाँ खंडकाव्य से प्रश्न पूछे जाएंगे आपका। और खंडकाव्य का जो प्रश्न का है वो कितने मार्क्स का आ रहा है भाई? 5 नंबर का आ रहा है। चलिए, अगला जो यहाँ पे दे रखा है, फिर खंड खा में आएंगे, जो संस्कृत वाला पोर्शन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो ये संस्कृत का गद्यांश दे रखा, आप पढ़ लीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्तम नामक पाठ से अवतरित है और अनुवाद है। इसमें कि धन्य है या भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, सब समूह को जानने वाली देववाणी शोभायमान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यही भाषा संसार में संस्कृत नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी भाषा में हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, फिर अथवा अगर आपको ऊपर नहीं आता है तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है या संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो जो ऊपर वाला जो आपका गद्यांश है, ये आपका संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, उसका अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट है। दिए गए श्लोकों में से किसी का एक संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो सुखार्थिनो कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिने सुखम, सुखार्थी व त्वजे द्विद्याम, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत के सुभाषी रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। अनुवाद क्या है? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। जल बिंदु निपात, अगर ऊपर वाला नहीं आता तो आप ये वाला भी आप जो है चूज कर सकते हो। इसकी भी व्याख्या यहाँ पे लिखी हुई है, इसका अनुवाद लिखा हुआ है। क्या है? जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्म से चा धनस्य चा। बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं में धर्म तथा धन का हेतु है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि विद्या, धर्म एवं धन की प्राप्ति के लिए उत्तम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आपको संस्कृत में उत्तर देना है भाई। फिर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। सर्व धनम प्रधानम की धनम अस्ति, तो विद्या धनम अस्ति। ये सारे प्रश्न उत्तर आप पढ़ लीजिए, आपके संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से लिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए करुण रस अथवा शांत रस के लक्षण के सहित उदाहरण लिखिए। मैं सभी आपको करुण और शांत रस आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए करुण रस की मैंने परिभाषा लिख रखी है, इसको भी पॉज करके आप पढ़ लीजिए और इसका उदाहरण दे रखा है नीचे। ठीक है, और यहाँ पे फिर करुण रस को दर्शाता है। ठीक है, और फिर अगला देखेंगे यहाँ पे उपमा एवं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु के विशेष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु विशेष से की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका उदाहरण दे रखा है, मुख चांद सा सुंदर। यहाँ मुख उपमेय तथा चांद उपमान है, सा वाचक शब्द है। फिर देखिए यहाँ पे चौपाई अथवा कुंडलियाँ छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखना है। तो चौपाई और कुंडलियाँ पूछा गया है, परिभाषा यहाँ पे लिखी है, उसके साथ साथ उदाहरण भी दिया गया है। बिनु पुग चले सुने बिनु का, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, तिन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा।
तो ये आपकी चौपाई हो गई। और उदाहरण सहित तो यहाँ पे है, उदाहरण पंक्ति में 16 है ना, गणना 16 होती है और चरणों में संख्या 4 होती है। किसी एक विषय पर निबंध लिखना, तो आतंकवाद पर मैंने निबंध लिखा है, भारत में आतंकवाद, ये पूरा आप पढ़ लीजिए। इस तरह आप कुछ हेडिंग डाल करके निबंध लिखिएगा। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाली गई, ये सब हेडिंग है। भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ, सरकार के पहले और समाधान, ठीक है, फिर निष्कर्ष, ठीक है। तो ये आप पॉज करके सारा पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 3 निबंध और आपको देखने, ये सब इंपॉर्टेंट है। नारी सशक्तिकरण, जातिवाद की समस्या, कारण निवारण, दहेज प्रथा एवं अभिशाप। फिर यहाँ पे देखिए साक्षर का सही संधि विच्छेद है, ठीक है, ये आपको बताना है। हरिश्चंद्र में संधि विच्छेद, व्यंजन संधि। नमस्ते का संधि विच्छेद बता दें, नमा प्लस हस्ते। और समास बताना है इसमें से। फिर आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है खाता खुलवाने के लिए, उसका फॉर्मेट यहाँ लिखा है हमने, आप इसको देख लीजिए बच्चों पूरा पॉज करके। यहाँ पे भौदिया आपका नाम और मोहल्ला लिखते हैं। और यहाँ पे प्रत्यय पूछा जाता है, ये देख लीजिए लघुता में कौन सा प्रत्यय, तो त्वा है। और पुरुषत्व किस शब्द में, मतुप प्रत्यय है, तो पुरुषत्व में है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न आपका आने वाला है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।